हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आरएएस मेंस की जो तैयारी है वो आपकी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। हम लगातार लेखन शैली का अभ्यास यहाँ पर करवा रहे हैं, अलग अलग सेशंस अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आयोजित करके उसके अंदर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या संभावना रहेगी और उसके उत्तर कैसे लिखने हैं, इस पर लगातार बातचीत की जा रही है। स्टैंडर्ड आंसर भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके समझाए जा रहे हैं। देखिए, लेखन शैली का निरंतर अभ्यास जो है वही आपको इस परीक्षा में सफलता दिलाएगा, ये बात स्पष्ट है। आप किसी भी बुद्धिजीवी से जाकर पूछेंगे जो इस परीक्षा के दौर से गुजरा है तो उसका एकमात्र यही स्टेटमेंट होगा कि अब आपका नॉलेज या आप कितना जानते हैं वो सब चीज़ें साइड में है, आपकी लेखन शैली कैसी है, आप जो जानते हैं उसको प्रेजेंट कैसे कर पाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो लेखन शैली के निरंतर अभ्यास के लिए अध्ययन आरएएस एकेडमी की ओर से एक टेस्ट सीरीज भी आयोजित की जा रही है और उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, उसके बहुत फ़ायदे हैं ताकि आपको लेखन शैली का अभ्यास मिल सके, कुछ नए प्रश्न मिल सकें, कुछ स्टैंडर्ड आंसर मिल सकें, बहुत सारा नॉलेज वहाँ से आप गेन कर सकते हैं और बहुत नॉमिनल इसकी कॉस्ट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर है। ऑनलाइन की अगर बात करें तो दक्ष एकेडमी का जो ऐप है, दक्ष एकेडमी सलूम्बर का जो ऐप है उसके ऊपर ये अवेलेबल है। इसका लोगो वगैरह जो भी है या लिंक जो भी है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है उसके लिए सेंटर 3 रहेंगे, 3 सेंटर्स रहेंगे। एक तो अध्ययन आरएएस एकेडमी डूंगरपुर का जो कैंपस है उसके अंदर अध्ययन आरएएस एकेडमी डूंगरपुर, दूसरा दक्ष एकेडमी सलूम्बर और तीसरा दक्ष एकेडमी का ही कैंपस है उदयपुर में भी, तो दक्ष एकेडमी उदयपुर। इन 3 जगह पे आप जाकर ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक, चलिए अब आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेखांकन एवं अंकेक्षण। लेखांकन एवं अंकेक्षण एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बहुत सामान्य प्रकृति के सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको ठीक से पढ़ा और समझा नहीं होता है तो हम वहाँ उत्तर सही से लिख नहीं पाते हैं, जिससे नंबर कट जाते हैं। तो हमको वो गलती नहीं करनी है। बहुत सामान्य कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा, चीज़ों को मैं समझाऊंगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। पहला प्रश्न है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें लेखों की प्रकृति कितनी बार की जाएगी, 2 बार लेखा, 2 बार लेखांकन किया जाएगा। इस वजह से इसको क्या कहा है, दोहरा लेखा प्रणाली। अब आपको यहाँ पे केवल एक शब्द लिखकर छोड़ दिया है फ्री कि आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए, लेखा कार्य की इस प्रणाली का प्रकाशन 1494 में लुकास पेसियोली द्वारा उनकी पुस्तक द कंपेंसेट स्क्रिप्चर्स में किया गया था। दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में जब आपसे पूछा है तो आप केवल परिभाषा लिखकर नहीं छोड़ देंगे, कुछ छोटी मोटी और एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। उसके अंदर हम कह रहे हैं कि लेखा कार्य की ये जो प्रणाली है उसका लुकास पेसियोली ने 1494 में एक बुक लिखी थी, नाम क्या था, द कंपेंसेट स्क्रिप्चर्स। उसके अंदर पहली बार प्रकाशन किया गया था, वहाँ से ये प्रकाश में आई थी, वहाँ से ये फेमस हुई थी। और प्रत्येक, अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि क्या होती है ये। तो प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं व्यापारिक पक्ष हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे लेन देन के कितने पक्ष होंगे, 2 पक्ष होंगे। मैं राशि दूंगा, उसके बदले में कोई वस्तु लूंगा, या कोई वस्तु दूंगा, उसके बदले में राशि लूंगा। तो 2 पक्ष होते हैं। लेखा के समय इनमें से एक पक्ष को क्रेडिट तथा दूसरे पक्ष को डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है, एक पक्ष को क्रेडिट और दूसरे पक्ष को डेबिट लिखा जाता है। दोनों पक्षों का लेखांकन होने के कारण उक्त नाम दिया गया। यह ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर किसी भी व्यवसाय के 2 पक्ष डेबिट और क्रेडिट दोनों का अंकन किया जाता है, और दोनों का अंकन किए जाने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली। और दोहरा लेखा प्रणाली शब्द कहाँ से आया, या ये विजन जो है वो कहाँ से आया, तो लुकास पेसियोली नाम के व्यक्ति ने 1494 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, नाम था द कंपेंसेट स्क्रिप्चर्स, और उसके अंदर ये चीज़ सामने आई थी। क्लैरिटी है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं।
देखिए, लेखांकन की 3 अवधारणाएं एवं 2 परंपराएं बताइए। अब ये ट्रेंड में नहीं है प्रश्न, लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक छोटा सा 3-4 लाइन का आपका सिलेबस है। उस 3-4 लाइन के सिलेबस में क्या क्या पूछेगा, तो थोड़ा सा अगर लीक से हटकर कोई प्रश्न पूछना चाहेगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कि लेखांकन की 3 अवधारणा, और राजस्थान बोर्ड की किताब में ये बात लिखी हुई है, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में भी इस प्रकार का प्रश्न उपलब्ध है। तो लेखांकन की 3 अवधारणाएं लिखिए और 2 परंपराएं लिखिए। तो क्या है 3 अवधारणाएं और 2 परंपराएं, ऐसा हमने लिख दिया। हमारे पास स्पेस जो है उसकी सीमा थी अपनी, तो हमने ऐसा लिखा। 3 अवधारणाएं क्या लिखी? मुद्रा मापन अवधारणा, दूसरा व्यावसायिक इकाई अवधारणा, और तीसरा लेखांकन अवधि अवधारणा। इसके अलावा और भी अवधारणाएं होती हैं, लेकिन हमने कोई से ये 3 पिक करके यहाँ पर लिख दी। क्या है? मुद्रा मापन अवधारणा, जिसके अंदर मुद्रा के मापन के माध्यम से कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, उस आधार पर कॉन्सेप्ट जो तैयार किया जाएगा वो क्या है? मुद्रा मापन अवधारणा। व्यावसायिक इकाई, बिजनेस यूनिट जो है उसकी अवधारणा, और लेखांकन की अवधि कितनी रहेगी, क्या रहेगी, उसको कितनी अवधि के अंदर हम जो है वो लेखांकन करेंगे और उसका फिर वित्तीय विश्लेषण करेंगे, उस आधार पर इस अवधारणा का नाम क्या रखा है? लेखांकन अवधि अवधारणा। और 2 परंपराएं क्या हैं? एक रूपता की परंपरा और पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। कि भाई जो भी आप कर रहे हो, आप जिस प्रकार से लेखांकन कर रहे हो उस लेखांकन में एक रूपता होनी चाहिए। आपके लेखांकन की शैली ऐसी होनी चाहिए कि बाद में जाके उसको एक्सेस करना बहुत इजी हो, उसको समझना बहुत आसान हो। तो उसके लिए क्या है? एक रूपता होना अनिवार्य है। दूसरी बात, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। पूर्ण प्रकटीकरण से क्या तात्पर्य है कि जो भी है वो कांच की तरह लेखांकन के माध्यम से स्पष्ट होना चाहिए। वही आपके बिजनेस के अंदर नए अन्वेषण करने के या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक जो डेटा एनालिसिस मिलेगा आपको, वो किससे मिलेगा? अगर आपने ट्रांसपेरेंसी से एकदम कांच की तरह सारी चीज़ें जो है वो लिख रखी हैं, पुस्तपालन जो बुक कीपिंग है वो उस हिसाब से कर रखी है, लेखांकन उस हिसाब से कर रखा है, तभी आपका ये सफल हो पाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दोहरा लेखा प्रणाली में विभिन्न खातों में लेखांकन के नियम लिखिए। यह भी 15 शब्दों का प्रश्न है। दोहरा लेखा प्रणाली में अलग अलग टाइप के खाते होते हैं और खातों में लेखांकन के नियम आपको लिखने हैं। देखिए, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सीधे प्रश्न है, इनके सीधे सीधे उत्तर हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में विभिन्न खातों में लेखांकन के नियम। तो इस प्रश्न को तोड़ के देखो, एक तो आपसे क्या पूछ रहा है कि खाते होते कौन कौन से हैं, और दूसरी बात उन खातों में लेखांकन के नियम क्या हैं। तो हमको ये दोनों बातें समझा देनी है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए कैसे? इस प्रणाली में सामान्यतया 3 प्रकार के खातों में लेखांकन किया जाता है। हमने कहा कि भाई दोहरा लेखा प्रणाली जब मैं करूंगा तो 3 प्रकार के खाते जो हैं उनमें लेखांकन का कार्य करूंगा। और दोहरा लेखा प्रणाली में ये 3 प्रकार के खाते कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पहला, व्यक्तिगत खाता के नियम। व्यक्तिगत खाता, पहला खाता कैसा होगा? व्यक्तिगत खाता। और उसके क्या लिखने हैं हमको? नियम। तो हमने और समय या शब्द बिगाड़ने के बजाय इस खाते के नाम के साथ ही नियम शब्द जोड़ दिया, व्यक्तिगत खाता के नियम। तो व्यक्तिगत खाता के नियम क्या है? पाने वाले को, जो रिसीवर है उसको किस में लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। और देने वाले को, जो गिवर है, उसको किस में लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। तो व्यक्तिगत खाते की जब बात आएगी तो रिसीवर को किस में लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे, और देने वाले को क्रेडिट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। पाने वाले को डेबिट में और देने वाले को क्रेडिट में। जब बात किसकी होगी? व्यक्तिगत खाते की होगी। जब बात पर्सनल अकाउंट की होगी तब इस प्रकार से मेंशन किया जाएगा। दूसरा, वास्तविक खाता के नियम। वास्तविक खाता जो रियल अकाउंट है उसकी अगर बात करेंगे तो आने वाली वस्तु को डेबिट में लिखेंगे और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट में लिखेंगे। जो रिसीविंग हम कर रहे हैं वस्तु की, उसको हम किस में लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और जो वस्तु जा रही है उसको किस में लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। तो डेबिट में किसको लिखेंगे? जो रिसीव हम कर रहे हैं उसको डेबिट में लिखेंगे, और जो वस्तु जा रही है उसको किस में लिखेंगे? क्रेडिट में। यहाँ तक क्लैरिटी है? बात किसकी हो रही है? वास्तविक खाते की हो रही है कि वास्तविक खाते में जो वस्तु आ रही है उसको हम डेबिट में लिखते हैं और जो वस्तु जा रही है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं।
नाम मात्र के खाते, नाम मात्र के खाते, तीसरे प्रकार के खाते कौन से? नाम मात्र के खाते। उन खातों, नॉमिनल अकाउंट्स जो हैं, उनके नियम क्या हैं? समस्त खर्चे और हानियां। मैं अगर कोई बिजनेस चला रहा हूं तो मेरे बहुत सारे खर्चे होंगे और मेरी बहुत सारी हानियां होंगी, लॉसेज होंगे। तो वो जो खर्चे हैं और हानियां हैं उन सबको हम किस में लिखूंगा? डेबिट में। उन सबको किस में लिखूंगा? डेबिट में। और जो मुझे आय प्राप्त हो रही है या मुझे जितने भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं उन सबको मैं लिखूंगा किस में? क्रेडिट में। उन सबको किस में लिखूंगा? क्रेडिट में। तो इसका सामान्य सा उत्तर हो जाएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली में विभिन्न खातों में लेखांकन के नियम लिखिए। तो विभिन्न खाते कौन कौन से हो गए? नंबर 1 व्यक्तिगत खाता, नंबर 2 वास्तविक खाता और नंबर 3 नाम मात्र का खाता। जब व्यक्तिगत खाते की बात आएगी तो हम कहेंगे कि भाई जो रिसीवर है उसको डेबिट में लिखो और जो गिवर है उसको क्रेडिट में लिखो। जब रियल अकाउंट वास्तविक खाते की बात आएगी तो हम कहेंगे कि आने वाली वस्तु जो बिजनेस को प्राप्त हो रही है उस वस्तु को हम डेबिट में लिखेंगे और जो जाने वाली वस्तु है उसको हम किस में लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। और तीसरी बात, नाम मात्र के खाते की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि समस्त खर्चे तथा हानियां मैं किस में लिखूंगा? डेबिट में लिखूंगा। और जो समस्त लाभ हैं और जो समस्त आय है उसको मैं किस में लिखूंगा? क्रेडिट में लिखूंगा। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 15 शब्दों का था, 2 अंकों में उत्तर लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें समझाइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूरी संभावना आने की, और ये जब भी पूछा जाएगा 5 अंकों में पूछा जाएगा। अब ये कायदे से 10 नंबर का प्रश्न है क्योंकि वित्तीय विवरण विश्लेषण की बहुत सारी तकनीकें, 6 तकनीकें जो है वो हम इसमें लिखने वाले हैं और उनको लिखने के लिए बहुत सारा स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन कैसे बहुत शॉर्ट में और बहुत स्पेसिफाइड जो अपने पास पार्ट है लिखने के लिए, एरिया है, उसके अंदर कैसे मेंशन करेंगे, कैसे लिखेंगे, ट्रिकी वे से देखते हैं इसको। 50 शब्दों में उस उत्तर को लिखना है और 5 अंक का ये प्रश्न है। ठीक है, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें समझाइए। अब देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। बहुत बार ये बात समझा चुका हूँ कि प्रश्न लिखने का जो तरीका है वो कैसा हो। अब थोड़ा सा आपका लेवल एडवांस हो जाना चाहिए, चीज़ों को समझने के दृष्टिकोण से देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, यह लेखांकन का एक घटक है। हम जान रहे हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण किसका पार्ट है? लेखांकन का पार्ट। तो ये लेखांकन का एक घटक है जो संगठन या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को समझने की कुंजी है। बिल्कुल ठीक बात है। आप वित्तीय विवरण जो है उसका विश्लेषण करेंगे। भाई सरकार वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण लाती है, बजट जिसको हम बोलते हैं। अब बजट का उल्लेख तो संविधान में है नहीं, शब्द क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो उस वार्षिक वित्तीय विवरण का हम एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने के बाद हमको पता चलता है कि हमने क्या गलतियां करी, क्या हमने ठीक काम किए। तो इसी प्रकार से किसी संगठन या व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो उसका जो वित्तीय विवरण होता है उसका भी विश्लेषण करना अनिवार्य होता है। उसको विश्लेषण करने से क्या होगा? विश्लेषण करने से हमको बिजनेस की समझ पैदा होगी कि भाई उस बिजनेस में हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या हम ठीक कर रहे हैं, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो हम कह रहे हैं कि इसको समझने की कुंजी है। जैसे बाह्य हितधारक जो बाहर से बिजनेस को देख रहे हैं, जैसे मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं अगर, तो मैं उस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं, तो मैं कैसा हूं? मैं बाहर का हितधारक हूं, मैं बाह्य हितधारक हूं। बाह्य हितधारक होने के नाते संगठन के प्रदर्शन का मुझे पता लगना, मुझे पता है कि इसकी रेट हाई होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो मैं उस समय हो सकता है शेयर खरीद लूं रेट बढ़ने के बाद। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी रेट बहुत हाई है, बहुत जल्दी गिरने वाली है, तो हो सकता है मैं उस समय उन शेयर्स को बेच दूं। तो बाह्य हितधारक होने के नाते मुझे उस कंपनी की स्थिति का पता, कंपनी के कार्य के प्रदर्शन का पता लगेगा। किससे? उसके वित्तीय विवरण विश्लेषण से। दूसरा, आंतरिक हितधारक जो कंपनी के अंदर हैं, जो कंपनी के अंदर हितधारक हैं, उनके लिए ये जरूरी होता है इंश्योर करना कि वित्त प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। तो वित्त प्रबंधन करने के लिए, वित्त प्रबंधन के लिए निगरानी, मॉनिटरिंग का काम जो है वो आंतरिक हितधारक इसके माध्यम से करते हैं। यहां तक क्लैरिटी है? चलिए, अब प्रश्न के मूल हिस्से पर आते हैं जिसमें हमसे पूछा है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें क्या हो सकती हैं। तो तकनीकें देखिए, पहली तकनीक जिसको हम कहते हैं क्षैतिज वित्तीय विवरण विश्लेषण। क्षैतिज वित्तीय विवरण विश्लेषण। अब क्या होता है क्षैतिज वित्तीय विवरण विश्लेषण? उसमें
जो कीवर्ड्स हैं वो अपने उत्तर में आ जाने चाहिए, ताकि सामने वाले को ये समझ आ जाए कि इस बच्चे को उत्तर आता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी है तो हम बहुत बड़ा बड़ा फैला के नहीं लिख पाएंगे, हमारे पास स्पेस की एक सीमा है, ठीक है। तो क्षैतिज की बात करेंगे तो हम कहेंगे 2 समयावधि के अंतराल के वित्तीय लेखों की तुलना। पिछले वर्ष का वित्तीय लेखा और इस वर्ष का वित्तीय लेखा मैं तुलना कर रहा हूँ, तो वो कैसा है? क्षैतिज तुलना है, क्षैतिज वित्तीय विवरण विश्लेषण है, हॉरिजॉन्टल वित्तीय विवरण विश्लेषण है, 2 समयावधि अंतराल के वित्तीय लेखों की तुलना। यहां तक क्लियर है? दूसरा प्रवृत्ति विश्लेषण। दूसरा क्या है? प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड का मतलब एक समझो बात को कि ट्रेंड क्या होता है कि भाई चली आ रही है कोई चीज, उस अनुसार उसका एनालिसिस करना। जैसे किसी एक वर्ष की स्थिति को हमने मानक मान लिया कि भाई 2019 में ये स्थिति थी कंपनी की, उसके बाद 20 को देखा, 21 को देखा, तो इसमें मल्टीपल ईयर्स को, कई वर्षों के वित्तीय लेखों की हम तुलना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। एक को हमने मानक मान लिया, मान लीजिए कि 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 20 करोड़ था, ठीक है, और 2019 के बाद 2020 में ये 40 करोड़ हो गया, फिर 2021 की बात करें तो ये 60 करोड़ हो गया, 2022 में 120 करोड़ हो गया, और 23 आते आते ये 400 करोड़ हो गया। तो ये कंपनी का ट्रेंड पता लग रहा है कि भाई कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कितना तेजी से उसके अंदर ग्रोथ हो रही है वो। तो ट्रेंड का एनालिसिस करने के लिए एक वर्ष को मानक मानकर आगामी वर्षों की जो स्थितियां हैं उनका वित्तीय विवरण विश्लेषण किया जाता है। तो ये जो है ट्रेंड एनालिसिस, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक साथ कई वर्षों के वित्तीय लेखों का विश्लेषण किया जाता है। क्लैरिटी है? आगे देखते हैं अनुलंब विश्लेषण या वर्टिकल एनालिसिस, जो ऊर्ध्वाधर एनालिसिस होता है, ऊपर से नीचे की ओर एनालिसिस की जो हम बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है इसको समझना। देखिए ये विश्लेषण क्या करता है कि जो सामान्य मदें हैं, जो सामान्य मदें, बहुत सारी मदें होती हैं, उनमें से जो सामान्य मदें हैं, उन सामान्य मदों के साथ एक वित्तीय विवरण में निहित अन्य मदों के बीच संबंधों को संकेत के रूप में दर्शाता है। अब ये सुनने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत सरल है, देखिए समझिए इसको। यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक मद हमने ले लिया, ठीक है, उस एक मद को परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर दिया, या टोटल को हमने 100% मान लिया, उसके बाद बाकी मदों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया और फिर उनके अंतर संबंध निकालने का प्रयास किया। यहाँ आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी मद की, अपन बात करते हैं मद ए है, मद बी जो है वो आपने खर्च किया है यहाँ पर मान लीजिए 20,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये कंपनी का खर्चा? 1,20,000 रुपये कंपनी ने लगा दिए हैं। अब 1,20,000 में से अगर बी मद के प्रतिशत की बात करूंगा तो कितना प्रतिशत है? तो कंपनी की ही एक से अधिक मदों की तुलनात्मक अध्ययन, जिसके अंदर सामान्य मदें जो हैं उन मदों का विश्लेषण उस कंपनी के अंदर निहित अन्य मदों के साथ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर एनालिसिस, अनुलंब विश्लेषण। इसमें प्रतिशतांक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक कंपनी में कई सारी मदें, जैसे ए बी सी डी ई एफ तक मदें हैं, तो आप कैसे तुलना करोगे? टोटल के साथ उनका परसेंटेज जो है वो निकालते चले जाओगे और उसके बाद उनकी आपस में तुलना करोगे। ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको ये एहसास दिलाता है कि किसी मद पे आप इतना प्रतिशत खर्च कर रहे हो, लेकिन उस प्रतिशत खर्च के अनुरूप उस कंपनी को उस मद के माध्यम से उतना लाभ नहीं हो पा रहा है, तो उसमें प्रतिशत कम या ज़्यादा करने का जो एहसास है वो आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक। तो एक कंपनी की कई मदों के मध्य इसके अंदर तुलना की जाती है। नाम क्या है? अनुलंब विश्लेषण, ऊर्ध्वाधर विश्लेषण या वर्टिकल एनालिसिस। आगे देखिए कोष प्रवाह विश्लेषण। क्या होता है कोष प्रवाह विश्लेषण? सिंपल सी बात है, जो कोषों के स्रोत हैं, जो फंड्स हैं, जितने भी फंड्स हैं कंपनी के, उन फंड्स के जो सोर्स हैं, उनके स्रोत हैं एवं कोषों के विकास के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। फंड जो कोष हैं उनके स्रोत और उनके विकास, उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है। कहाँ कहाँ से कंपनी फंड रेज कर रही है, कोष प्रवाह कहाँ कहाँ से हो रहा है, वो सारी बात। और यही कोष प्रवाह को कंप्लीट कोष की तुलना में केवल नकद की बात करें, केवल रोकड़ की बात करें, केवल कैश की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा? रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण। किसी संस्थान के रोकड़ के अंतर्वाह
एवं बहिर्वाह का विश्लेषण किया जाता है वो क्या कहलाएगा? कोश प्रवाह, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। जब कैश की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। अब देखिए अंतिम है अनुपात विश्लेषण। ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टफ भी है। अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। इसके अंदर 2-3 बातें हम लिखते हैं। अलग अलग टाइप के अनुपात हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रमुख जो 3 हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला है द्रव्यता अनुपात। द्रव्यता अनुपात का मतलब लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो है वो कंपनी को ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारे पास कितना लिक्विड अमाउंट है खर्च करने के लिए। तो उसके अंदर अनुपात कैसे निकलेगा भाई? अनुपात क्या होता है? x बटे y इंटू 100। तो यहाँ पे रेशियो कैसे निकलेगा? वर्तमान एसेट क्या है और वर्तमान दायित्व क्या है आपके? वर्तमान एसेट क्या है? आपके पास कितना एसेट पड़ा हुआ है और कितना आपको चुकाना है। वर्तमान दायित्व क्या है इंटू 100, वो आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यता अनुपात। मान लो आपके पास उदाहरण के लिए ऐसा मान लीजिए कि 50 रुपये पड़े हैं और आपको 10 रुपये चुकाने हैं, तो 50 बटे 10 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा? आपका परसेंटेज कितना आ जाएगा? 500%। आपके पास में दायित्व जो है, आपके लाइबिलिटीज जो है उसकी तुलना में एसेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कंपनी की स्थिति को ठीक माना जाएगा, अच्छी माना जाएगा। दूसरा शोधन अनुपात। आपने जितने लोन वोन ले रखे हैं उनको चुकाने में आपकी एबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, तो उस आधार पर बैंक जो है वो नेक्स्ट लोन जो आपको देती है, या आप पैसा बैंक से उठा सकते हैं या किसी भी माध्यम से आप फंड रेज कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? शोधन अनुपात। कुल बकाया दायित्व बटे कुल एसेट, कि कुल बकाया दायित्व आपका कितना है और आपकी कुल एसेट कितनी है। अगर ये स्थिति आपकी अच्छी है तो इसी आधार पे आपको बैंक के माध्यम से ऋण वगैरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तीसरा है लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात का तात्पर्य क्या है? लाभदायकता अनुपात क्या होता है? सकल लाभ बटे कुल विक्रय इंटू 100, कि ग्रॉस आपका कितना प्रॉफिट हुआ है और अपॉन क्या है? टोटल सेल्स आपकी क्या है इंटू 100, उसको हम कहते हैं लाभदायकता अनुपात। क्या है वो? लाभदायकता अनुपात। तो इस प्रकार से हमने 6 इसकी जो टेक्निक्स है वो पढ़ी। क्या है? क्षैतिज विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस, वर्टिकल विश्लेषण, कोश प्रवाह, रोकड़ प्रवाह और अंत में क्या पढ़ा हमने? अनुपात विश्लेषण। तो ये सारी किसकी टेक्निक्स हैं? वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें हैं। किसकी तकनीक है? वित्तीय विवरण विश्लेषण की। आई होप ये प्रश्न आपके लिए बहुत सरल हो गया होगा। देखते हैं आगे। शून्य आधारित बजट। अब आपको इतना लिख के छोड़ दिया है, शून्य आधारित बजट। इसका मतलब आपको कम से कम 5 एस्पेक्ट इसके कवर करनी है। मान के चलिए आप कम से कम 5 एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं। तो शून्य आधारित बजट बहुत सरल भी है। ये हम बहुत लंबे समय से इस तैयारी के दौरान ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। 50 शब्दों में और 5 अंकों का ये प्रश्न है। लिखते हैं इसको। सबसे पहली बात तो इसके जनक कौन है भाई? कौन लेके आया इसको? 1970 में पीटर ए पायर। कौन लेके आए? 1970 में पीटर ए पायर इसको लेके आए। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया। हालांकि इस बजट की प्रक्रिया के विकास का श्रेय किसको जाता है? हिल्टन यंग को। बहुत से लोगों ने केवल हिल्टन यंग का नाम ही पढ़ा है, लेकिन केवल हिल्टन यंग नहीं, इसको जो प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति था, इसको जो लाने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? पीटर ए पायर। और उसके बाद विकास जो किया वो किसने किया? हिल्टन यंग ने। दूसरी बात हम लिखते हैं कि सर्वप्रथम जो है वो अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के जिमी कार्टर द्वारा ये अपनाया गया था। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के जिमी कार्टर ने इसको सबसे पहले अपनाया था 1973 में। हालांकि अमेरिका में ही कृषि बजट के अंदर इसका उपयोग किया गया था 1970 के आसपास, लेकिन वो विफल रहा था, उसमें सफलता नहीं मिली थी। फिर अमेरिका के ही जॉर्जिया प्रांत के जिमी कार्टर ने इसको लाया। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर जीरो बजट, शून्य बजटिंग का उपयोग किया गया था। और विधिवत रूप से बात करें तो 87-88 में जब वीपी सिंह वित्त मंत्री थे तब शून्य आधारित बजट का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। राज्यों में अगर बात करें तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसको अपनाया गया था। राज्यों में किसने अपनाया था? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसको अपनाया गया था। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने लिखी। उसके बाद परिभाषा। देखिए, ये केवल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, ये कंटेंट डेवलपमेंट भी है आपका। तो जो जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं उनको नोट डाउन कीजिए
उनको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये PDFs डाली जाती हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कैसे न कैसे करके इस कंटेंट को आप अपने अंदर बिल्ड कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ एक बार देखने के बाद आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी, फिर जब परीक्षा में सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बड़ा अफसोस होगा कि क्यों ध्यान से नहीं सुना, या क्यों लंबे समय तक मैं इसको रिटेन नहीं रख पाया, या क्यों मैंने उसको कागज़ पे नहीं उतारा। थोड़ा प्रयास कीजिए, सीखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को अपने साथ स्थायी करने की कोशिश कीजिए। चलिए, परिभाषा, बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक मद को बिल्कुल प्रत्येक मद जो है उसको बिल्कुल शून्य कर दिया जाता है, एकदम नवीन मद में बदल दिया जाता है और उसको शून्य मानते हुए उसका नए सिरे से क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और यही क्या कहलाता है, शून्य आधारित बजट पद्धति है। बजट की वह पद्धति जिसके अंदर कोई भी विभाग, संस्थान, व्यवसाय क्या करता है कि विभाग द्वारा प्रस्तावित जो मद है, जो प्रत्येक मद है उसको शून्य कर देता है, शून्य करके नवीन जो है वो इसके अंदर मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर नए सिरे से इसको बजट को जारी करता है, जीरो से शुरुआत करता है। यही क्या है, शून्य आधारित बजटिंग है। अब इससे लाभ क्या होंगे, देखिए लाभ लिख रहे हैं हम यहाँ पे, स्पेस को कितना अच्छे से मैनेज किया, बहुत सारी चीज़ें हम लिख पा रहे हैं यहाँ पे। लाभ क्या है, अर्थहीन खर्च पर रोक, भाई फालतू के जो खर्चे हैं उन पर रोक लगेगी। दूसरा, सरकार को कार्यों में सुधार करने के लिए एक मार्गदर्शन मिलेगा, उसको रहेगा कि भाई पिछली बार इसका इतना बजट रखा था लेकिन कितना खर्च हुआ, कितना फालतू गया, कितना पड़ा रह गया, उस आधार पर सरकार जो है वो नए निर्णय ले सकती है। तो सरकार के कार्यों में सुधार करने का एक संकेत यहाँ पर डेवलप होता है। दूसरा, असफल कार्यक्रमों की यहाँ पर जानकारी सरकार को मिलती है कि क्या ऐसे कार्यक्रम थे जो चलाने की आवश्यकता ही नहीं थी और हमने चलाए, या चलाने की आवश्यकता थी लेकिन गलत तरीके से चलाने की वजह से वो विफल हो गए, तो उनके लिए क्या किया जाए वो भी इसके अंदर प्रयास किया जाता है। हानि की बात करते हैं, प्रतिवर्ष नए सिरे से आकलन करना, कितना मैन पावर खर्च होगा, कितना पैसा खर्च होगा, कितनी ऊर्जा खर्च होगी इसके अंदर, तो प्रतिवर्ष नए सिरे से आकलन करना अपने आप में कठिन कार्य है। दूसरी बात, समय, ऊर्जा एवं धन का क्या हो रहा है, अपव्यय हो रहा है। समय, ऊर्जा एवं धन का निरंतर अपव्यय इसके अंदर हो रहा है। कई प्रारंभ हो चुके कार्य भी इसके माध्यम से अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे किसी बजट का उपयोग चल रहा है, अचानक आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, आपने बजट जीरो करके नए सिरे से मूल्यांकन किया, तो उस स्थिति में जो रनिंग टास्क हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो ये शून्य आधारित बजटिंग की क्या है, हानियां हैं। तो सबसे पहले अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जिमी कार्टर 1973 में, वैसे अमेरिका की कृषि विभाग द्वारा 1970 में अपनाया गया था लेकिन विफल हो गया। भारत की अगर बात करें तो 1983 के आसपास क्या था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनाया था और 87-88 में सभी विभागों द्वारा VP सिंह जब वित्त मंत्री थे तब अपनाया गया था। राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले अपनाने वाला राज्य था। और परिभाषा की बात करें तो हम कहते हैं कि हर मद को जीरो कर दिया जाता है, उसके बाद नए सिरे से मूल्यांकन करके मदों को बजट का आवंटन किया जाता है। कुछ लाभ हमने देखे, कुछ हानियां हमने देखी, तो इस प्रकार इस उत्तर को लिखना था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा हम गति को बढ़ाएंगे, वीडियो अपलोड्स भी अब नंबर बढ़ने वाला है क्योंकि समय हमारे पास सीमित है और हमको बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर कवर करना है। तो बहुत जल्दी लेखांकन अंकेक्षण का जो पार्ट 2 है वो हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद लेखांकन अंकेक्षण वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम किसी नए सब्जेक्ट पे स्विच करेंगे। तो आप लगातार पढ़ते रहें, लिखते रहें, अभ्यास करते रहें, वही आपको सफलता दिलाएगा। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, आप इंश्योर करें। कई स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था कि सर पढ़ाई जो है वो नहीं हो पा रही है ढंग से। तो भाई अब ये सब सोचने का समय गया है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग लगातार पढ़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर हर कोने में कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं लगा पड़ा है। तो आप समझ लीजिए कि आप अगर एक क्षण भी व्यर्थ गवाते हैं तो आप उन सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चों से लगातार पिछड़ने वाले हैं। और इस बार जिसका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है, ये मान के चलिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो पूरे मनोयोग के साथ मेंस की तैयारी कीजिए, ऐसे मौके बार बार आते नहीं हैं। अगर मिला है अवसर तो भुनाइए। Thank you very much. All the best.